नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी पाठक और आप देख रहे हैं सप्त सिंधु। 8 अगस्त शुक्रवार। गांधी जी की ट्रेन पटना के पास पहुँच रही है। सुबह के 5:45 बजने वाले हैं और सूर्योदय बस अभी हुआ ही है। गांधी जी खिड़की के पास बैठे हैं। उस खिड़की से हल्के बादलों से आच्छादित आसमान में पसरी हुई गुलाबी छटा बेहद रमणीय दिखाई दे रही है। परंतु पता नहीं क्यों गांधी जी अंदर से उत्साहित नहीं हैं। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं। उनके सामने चाहे कितनी भी प्रतिकूल घटना घट जाए, उनके मन का उत्साह कायम रहता है। गांधी जी को याद आया कि आज से ठीक 5 वर्ष पहले उन्हें और जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का निश्चय किया था। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मुंबई में रखी गई थी। 8 अगस्त 1942 की शाम को उस बैठक में गांधी जी ने आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और यह बैठक समाप्त होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 वर्ष पहले का वह दिन और आज का दिन। उस दिन देश की स्वतंत्रता किसी की दृष्टि में भी नहीं थी, लेकिन उत्साह बना हुआ था। और आज केवल 1 सप्ताह बाद हमारा भारत स्वतंत्र होने जा रहा है। फिर भी मन में उमंग उत्साह क्यों नहीं है? पिछले 2-3 दिन वाह के शरणार्थी शिविर और लाहौर में उन्होंने हिंदुओं की जो दुर्दशा देखी थी, उसके कारण वे बेचैन हो गए थे। उन्हें ये बात समझने में कठिनाई हो रही थी कि हिंदू अपने मकान दुकान छोड़कर पलायन क्यों कर रहे हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए था, वे उन्हें मिल गया है। अब वे हिंदुओं का अहित क्यों करेंगे? हिंदुओं को वहां से भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने लाहौर में जैसा कहा है, मैं उसी प्रकार अपनी बात पर कायम रहूंगा। मैं अपना बचा हुआ जीवन नए बने पाकिस्तान में ही व्यतीत करूंगा। इन विचारों के उभरने के बाद गांधी जी के मन को थोड़ी शांति मिली। गाड़ी पटना स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। बड़ी ही संख्या में लोग गांधी जी के स्वागत में एकत्रित हुए थे। भीड़ उनका जय जयकार भी कर रही थी। परंतु फिर भी इस बार गांधी जी को इन नारों में उत्साह प्रतीत नहीं हुआ। बड़े औपचारिक किस्म की जय जयकार लगी उन्हें। जिस समय गांधी जी की ट्रेन पटना स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, उस समय निजाम शाही के हैदराबाद में सुबह के 6 बजे थे। यहाँ भी बारिश नहीं होने के कारण गर्मी और उमस का वातावरण है। अंबरपेट स्थित इस विश्वविद्यालय के छात्रावासों में तनाव का माहौल है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 40 वर्ष पूर्व हुई थी। यदि एकदम सटीक कहा जाए तो सन 1918 में मीर उस्मान अली नामक हैदराबाद के नवाब ने इसकी स्थापना की थी। इस कारण शुरुआत से ही इस विश्वविद्यालय में उर्दू और इस्लामिक संस्कृति का दबदबा था। पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित हो चला था। निजाम ने घोषित कर दिया था कि वे हैदराबाद रियासत को भारत में विलीन नहीं करेंगे। इसी बात से प्रेरणा लेकर रजाकर और मुस्लिम गुंडों ने विश्वविद्यालय के हिंदू लड़कों को धमकाना शुरू कर दिया था। हिंदू लड़कियां तो पहले से ही बहुत कम थी। उन्होंने भी पिछले 1 महीने से विश्वविद्यालय आना बंद कर दिया था। लेकिन छात्रावास में रहने वाले लड़कों की दिक्कत थी कि वे कहाँ जाएं। इसी बीच हॉस्टल के लड़कों को गुप्त सूचना मिली कि मुस्लिम लड़कों ने हॉस्टल में लाठियां, तमंचे, बंदूक इत्यादि हथियार लाकर रखे हैं। हिंदू लड़कों को विश्वविद्यालय से खदेड़ने के लिए इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया जाने वाला था। इसलिए कल रात भर छात्रावास के हिंदू लड़के ठीक से सो नहीं सके। उन्हें यह भय सता रहा था कि कहीं रात में ही उन पर हमला ना हो जाए और रातों रात अंधेरे में ही उन्हें विश्वविद्यालय परिसर छोड़कर भागना न पड़ जाए। खैर, उनके सौभाग्य से कल की रात कुछ नहीं हुआ। परंतु आज 8 अगस्त को हिंदू लड़के उस्मानिया विश्वविद्यालय में रुकने की मनोस्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसलिए सभी ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि आज सुबह 6 बजे के आसपास सुनसान और शांत वातावरण में यहाँ से भाग निकलना ही उचित होगा। इसी योजना के अनुसार विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले लगभग 300 हिंदू लड़के छिपते छुपाते परिसर से बाहर भाग रहे हैं। मुंबई के दादर स्थित सावरकर सदन में भी थोड़ी व्यस्तता चल रही है। तात्याराव यानी वीर सावरकर अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने वाले हैं और वे भी हवाई जहाज से।
सावरकर जी की ये पहली ही विमान यात्रा है, लेकिन उन्हें इसकी कोई भी उत्सुकता नहीं है। उनका मन कुछ खिन्न अवस्था में है। खंडित हिंदुस्तान की कल्पना भी उनसे सहन नहीं हो रही। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए और अखंड हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया, लेकिन कांग्रेस के दीनहीन, कमजोर और लाचार नेतृत्व ने विभाजन स्वीकार कर लिया। इस बात का तात्याराव को बहुत कष्ट हो रहा है। इस सब के बीच पश्चिमी और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से हिंदुओं और सिखों के नरसंहार के समाचार, लाखों की संख्या में हिंदुओं का विस्थापन, ये सब उनके लिए बहुत ही भयानक है। इसलिए इन सारी बातों पर चर्चा और विचार करने के लिए हिंदू महासभा की एक आवश्यक राष्ट्रीय बैठक कल से दिल्ली में आयोजित है। देश के सभी प्रमुख हिंदू नेता इस बैठक के लिए दिल्ली में एकत्रित होने जा रहे हैं। सावरकर जी को अपेक्षा है कि इस बैठक से निश्चित ही कुछ अच्छा निर्णय निकल कर आएगा। उनका हवाई जहाज सुबह 11 बजे निकलने वाला है। दादर से जुहू कोई खास दूरी पर नहीं है, इसलिए उन्हें रवाना होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। अकोला निजामशाही की सीमा से लगा हुआ विदर्भ का बड़ा शहर, कपास के बड़े बड़े गोदाम और कपास के जबरदस्त उत्पादन से समृद्ध हुए जमींदारों का शहर। कल से ही अकोला शहर में अफरा तफरी मची हुई है। भारत की स्वतंत्रता अब दहलीज पर आन खड़ी हुई है। 1 सप्ताह के भीतर देश स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु इस देश में मराठी भाषिकों का क्या और कैसा स्थान रहेगा? मराठी भाषियों के प्रदेश अथवा प्रांत की रचना कैसी होगी? इस पर चर्चा करने एवं कोई ठोस निर्णय लेने के लिए पश्चिम महाराष्ट्र एवं विदर्भ के बड़े बड़े नेता इकट्ठे होने वाले हैं। मराठी भाषियों के इस झगड़े में धनंजय राव गाडगिल द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले पर कल से ही चर्चा जारी है। कल काफी चर्चा हो चुकी है और विदर्भ के नेताओं को पृथक विदर्भ राज्य चाहिए है, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र के नेतागण एक संयुक्त महाराष्ट्र का सपना देख रहे हैं। इन विभिन्न विचारों के बीच से ही कोई सर्वमान्य हल निकालना है और ऐसी संभावना है कि शाम तक कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाएगा। लखनऊ का विधानसभा भवन, दोपहर के 12 बज रहे हैं और संयुक्त प्रांत का विधानसभा अधिवेशन चल रहा है। विधिमंडल के प्रधान पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वयं एक बिल विधानसभा के पटल पर रख रहे हैं। पंडित जी बड़े ही आर्त और दुखद स्वरों में कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने पिछले 150 वर्षों में हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने का प्रयास तो किया ही है, परंतु हमारी नदियों और गांवों के नाम भी भ्रष्ट कर दिए। इसलिए हमारे देश की स्वतंत्रता के साथ ही हमें इन सभी भ्रष्ट नामों को उनके मूल नाम और मूल स्वरूप में वापस लाना होगा। उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने गंगा को गंगेज, यमुना को जमुना, मथुरा को मुत्रा इत्यादि कर दिया। पंडित पंत के अनुसार अंग्रेजी शासन द्वारा जिन नदियों, गांवों, पर्वतों के नाम बदल दिए हैं, उन सभी की एक सूची प्रकाशित की गई है। अब से भविष्य में सारी शासकीय कार्यवाहियों में इनके मूल नाम का ही उपयोग किया जाएगा। विधानसभा के सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इस प्रस्ताव का स्वागत किया। इधर दिल्ली में दोपहर के 12 बज रहे हैं। सूर्य अपने पूरे शबाब पर आग उगल रहा है। अगस्त का महीना होने के बावजूद बारिश कुछ खास नहीं हुई है। वॉइसरॉय हाउस के सामने स्थित एक विशाल पोस्ट में जोधपुर स्टेट की काले रंग की आलीशान गाड़ी आकर रुकती है। मजबूत पगड़ियां बांधे हुए कदावर दरबान गाड़ी का दरवाजा धीरे से खोलते हैं। उस गाड़ी में से उतरते हैं कदम्बी शेषाचारी वेंकटाचारी, महाराजा जोधपुर रियासत के दीवान, अथवा यदि जोधपुर की दरबारी भाषा में कहें, जोधपुर के प्रधानमंत्री CS वेंकटाचार्य के नाम से पहचानने वाले ये सज्जन बेंगलोर के कन्नड़ भाषी हैं। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है और वह अत्यंत बुद्धिमान है। आजकल जोधपुर रियासत के सभी प्रमुख निर्णय इनकी सलाह से ही किए जाते हैं। इसलिए वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 400 एकड़ में फैले इस विराट राजप्रसाद परिसर में वेंकटाचार्य को भोजन के लिए आमंत्रित किया हुआ है। भोजन बड़े ही राजशाही शिष्टाचार के बीच जारी है। जोधपुर जैसा विशाल एवं संपन्न रजवाड़ा हमेशा से ब्रिटिशों का समर्थक और सहायक रहा है, इसलिए उस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में वेंकटाचार्य को यह सम्मान मिल रहा है। इन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करने के पीछे माउंटबेटन का उद्देश्य स्पष्ट है। उन्हें जल्दी से जल्दी जोधपुर रियासत का भारत में विलीनीकरण चाहिए।
भारत पर अपना नियंत्रण छोड़ने से पहले उन्हें ये छोटे छोटे विवाद टालने हैं। भोजन के पश्चात कुछ राजनीतिक शिष्टाचार की बातें हुई और इसी में वेंकटाचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि जोधपुर रियासत भारत में विलीनीकरण के लिए तैयार है। यह अंग्रेजों और भारत दोनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पिछले कुछ दिनों से जिन्ना लगातार जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए विभिन्न तरह के ललचाने वाले प्रस्ताव दे रहे थे। नवाब और उनका सलाहकार जफरुल्लाह खान, यह दोनों ही जोधपुर, कच्छ, उदयपुर और बड़ौदा रियासतों के महाराजाओं से मिलकर उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के फायदों के बारे में बता रहे थे। निज़ाम शाही की राजधानी हैदराबाद, आज सुबह से ही शहर का वातावरण जरा तनावग्रस्त है। सुबह सुबह ही उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रावासों से 300 हिंदू लड़के अपने प्राण बचाकर भाग चुके हैं। इस बात से रजाकर बेहद क्रोधित है। इसका बदला लेने के लिए शहर में स्थित विभिन्न हिंदू व्यापारियों पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। उधर वारंगल से आने वाली खबरें और भी चिंताजनक थी। समूचे वारंगल जिले में हिंदू नेताओं के मकानों पर मुस्लिम गुंडों द्वारा पथराव किया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानें, मकान लूटे और जलाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए दोपहर में हैदराबाद के एक बड़े व्यापारी के घर शहर के कई हिंदू व्यापारी एकत्रित हुए हैं। भारत देश के बीचों बीच स्थित निज़ाम शाही के इस हैदराबाद रियासत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ऐसा लगता है मानो उनका कोई माई बाप नहीं है। वहीं उधर तात्याराव सावरकर की यह पहली विमान यात्रा है। उनके साथ हिंदू महासभा के 4 कार्यकर्ता भी हैं। उनका विमान दिल्ली के वेलिंगटन हवाई अड्डे पर दोपहर 2:30 बजे उतरा। हवाई अड्डे के बाहर हिंदू महासभा के असंख्य कार्यकर्ता एकत्रित थे। वीर सावरकर अमर रहे, वंदे मातरम के जोशीले नारों ने हवाई अड्डे पर पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। कार्यकर्ताओं से पुष्पहार स्वीकार करते करते तात्याराव बाहर निकले। उनके लिए नियत कार में बैठे और अन्य कारों तथा मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ वे मंदिर मार्ग स्थित हिंदू महासभा भवन की तरफ निकल पड़े। इधर भारत में दोपहर के 3 बज रहे हैं। उधर लंदन में सुबह के 10:30 बजे हैं। लंदन के मध्यवर्ती इलाके में शेफर्ड बुश गुरुद्वारे में सिख नेता इकट्ठे होने लगे हैं। इंग्लैंड में रहने वाले सिख समुदाय भारत की हिंसक घटनाओं से बेहद चिंतित है। पश्चिम पंजाब में रहने वाले किसी रिश्तेदार की बहन को मुस्लिम गुंडों ने उठा लिया है, तो किसी रिश्तेदार को बीच सड़क पर दिन दहाड़े काट दिया गया है। इसके अलावा अभी भी विभाजन की रेखा स्पष्ट नहीं है, कौन किस तरफ जाएगा पता नहीं। पंजाब के इस विभाजन का दुख इंग्लैंड के सिखों के मनोमस्तिष्क पर छाया हुआ है। इसके लिए संपूर्ण पंजाब को ही भारत में विलीन किया जाए तथा सिख मुस्लिम जनसंख्या की अदला बदली करना ही एकमात्र उपाय है, ये उनकी समझ में आ रहा था। परंतु गांधी जी और नेहरू ये दोनों ही जनसंख्या की अदला बदली के संबंध में अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। नेहरू ने तो सिख समुदाय से अपील की है कि वे बॉर्डर कमीशन पर विश्वास रखें। इन दोनों की बातों पर इंग्लैंड के सिखों में अत्यधिक क्रोध है। इसलिए आज सिखों के तमाम नेता लंदन के इस गुरुद्वारे में एकत्रित होकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित प्रधानमंत्री एटली को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि विभाजन किए बिना समूचे पंजाब प्रांत का भारत में विलीनीकरण किया जाए। पंजाब के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में अगस्त की दोपहर अपनी पूरी तीव्रता पर है। इस कष्ट को और बढ़ाने के लिए उत्तरी पश्चिमी पंजाब से शरणार्थी के रूप में हिंदू सिखों के जत्थे लगातार प्रतिदिन चले आ रहे हैं। अपना सब कुछ गंवाकर, अपने प्रियजनों को खोकर, अपनी इज्जत लुटवाकर आने वाले ढेरों लोग। वीर सावरकर के मुंबई से दिल्ली निकले हुए हवाई जहाज के आसमान में विचरण करते समय निज़ाम के हैदराबाद और वारंगल में रजाकारों का अत्याचार जारी रहने के दौरान दिल्ली के वॉइसरॉय हाउस में जोधपुर के दीवान और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच चर्चा और भोजन समाप्त होते होते और इधर पटना यूनिवर्सिटी के सभागृह में गांधी जी का विद्यार्थियों से संवाद चल रहा है। विद्यार्थी आक्रामक मूड में हैं और बेहद चिढ़े हुए हैं। कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता विद्यार्थियों के बीच जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह अपनी प्रार्थना में गांधी जी ने जो बात बताई थी, वही बात एक बार पुनः अपने धीमे स्वरों में वे विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर को उपवास रखकर मनाएं। उस दिन चरखे पर सूत कताई करें,
कॉलेज के परिसर में स्वच्छता रखें। दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक उन्मुक्त हो चुके हैं। वे वहां के भारतीयों के साथ घृणास्पद व्यवहार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका विरोध किया जाना चाहिए। विद्यार्थी इस आशा के साथ एकत्रित हुए थे कि गांधी जी उन्हें भारत पाकिस्तान विभाजन के संबंध में अपने देश के बारे में कुछ प्रवचन देंगे। कलकत्ता में भीषण दंगे शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसे दंगा कहना भी एक गलती ही है, क्योंकि यह दंगा नहीं बल्कि नरसंहार है, क्योंकि हमले केवल एक ही पक्ष की तरफ से हो रहे हैं। उनका प्रतिकार करने वाले तो है ही नहीं। हिंदुओं की बस्तियों पर मुसलमान गुंडे बड़ी ही आक्रामकता के साथ हमले कर रहे हैं। कलकत्ता के हिंदुओं को आज से लगभग 1 वर्ष पहले यानी 14 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की काली यादें सता रही हैं, जिस दिन मुस्लिम लीग के गुंडों ने कलकत्ता के रास्तों पर सरेआम हिंदुओं का खून बहाया था। अब 1 वर्ष बाद फिर से वही परिस्थिति निर्मित होती दिखाई दे रही है। पुराने कलकत्ता में दोपहर में ही 6 हिंदू मृत एवं 60 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बंगाल के प्रमुख सोहरावर्दी के शासन में मुस्लिम दंगाइयों को गिरफ्तार करना तो दूर, उनका सम्मान किया जाएगा, ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। नवनियुक्त गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कलकत्ता की इस गंभीर परिस्थिति एवं हिंदुओं के नरसंहार की तरफ कुछ ध्यान देंगे या कार्यवाही कर पाएंगे, इसमें भी शंका ही है। 8 अगस्त का दिन ढलने के करीब है। कलकत्ता अभी भी धधक रहा है। हैदराबाद, वारंगल और निज़ाम शाही के अन्य गांवों में हिंदुओं के मकानों और दुकानों पर मुस्लिम गुंडों के हमले जारी हैं। उधर दिल्ली के हिंदू महासभा भवन में देश भर के नेता वीर सावरकर के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। अभी अभी तात्या राव और पंडित मदन मोहन मालवीय की एक लंबी बैठक समाप्त हुई है। उधर सुदूर पूर्वी महाराष्ट्र के अकोला शहर में विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं में अकोला संधि हो गई है। इस संधि के अनुसार संयुक्त महाराष्ट्र के 2 उप प्रांत रहेंगे, पश्चिम महाराष्ट्र और महाविदर्भ। उधर कराची के अपने अस्थायी निवास में बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना आगामी 11 अगस्त को पाकिस्तान की संसद में दिए जाने वाले अपने भाषण की तैयारी करके उठे ही हैं। अब उनके सोने का वक्त भी हो चला है। गांधी जी कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बैठ चुके हैं और बाहर हल्की बारिश हो रही है। लॉर्ड माउंटबेटन महोगनी की एक अपनी विशाल टेबल पर आज दिन भर की रिपोर्ट लंदन में भारत के सचिव के लिए लिखकर रख रहे हैं। हमेशा तो वे डिक्टेशन देते हैं, परंतु आज उनके पास इसके लिए समय ही नहीं। अब कल उनका सेक्रेटरी इस रिपोर्ट को टाइप करके लंदन भेजेगा। 8 अगस्त शुक्रवार का दिन अब समाप्त होने को है। इस अखंड भारत की एक विशाल जनसंख्या अभी भी जाग ही रही है। सिंध, पेशावर का पर्वतीय इलाका, पंजाब, बंगाल तथा निज़ाम शाही के एक बड़े भूभाग में लाखों हिंदुओं की आंखों से नींद कोसों दूर है। ठीक अगले शुक्रवार को इस अखंड भारत के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं और 2 देश आकार ग्रहण करने वाले हैं।